दोस्तों, जब जिंदगी में कुछ ऐसा अनहोनी मोड़ आ जाए कि आपकी सारी खुशियां कुछ पल में ही धुंधली पड़ जाएं, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ऐसे दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शहर के सबसे आलीशान मैरिज हॉल में उत्सव का माहौल था। रंग बिरंगी रोशनी से सजा मंडप, मधुर संगीत और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। आज शहर के सबसे धनी व्यापारी सेठ धनराज के बेटे का विवाह समारोह था। शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ जिला कलेक्टर आदित्य सिन्हा को भी आमंत्रित किया गया था। आदित्य सिन्हा अपनी सफेद शेरवानी और रौबीले चेहरे के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन्हें देखते ही रास्ता छोड़ देते थे। उन्हें सेठ धनराज ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था, इसलिए उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया गया। आदित्य सिन्हा एक टेबल पर बैठे और वेटर ने उन्हें चांदी की थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उनकी नजर एक कोने में काम कर रही एक महिला पर पड़ी। वह साधारण सी साड़ी पहने, बिखरे बालों और थके हुए चेहरे के साथ स्टील के बर्तन धो रही थी। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, मानो वह मशीन हो। आदित्य सिन्हा की नजरें उस महिला पर टिक गईं। वह उसे पहचान गए थे। वह उनकी पत्नी गौरी थी। उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। उनकी सांसें तेज हो गईं और हाथ से कौर गिरते गिरते बचा। वह हैरान थे कि गौरी यहां बर्तन क्यों धो रही है। गौरी के झुके हुए कंधे, साबुन से सने हाथ और बेबस आंखें देखकर आदित्य सिन्हा का मन बेचैन हो गया। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी सेठ धनराज ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। साहब, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठिए ना, सेठ धनराज ने कहा। आदित्य सिन्हा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। गौरी अभी भी बर्तन धो रही थी और आदित्य सिन्हा की उंगलियां कांप रही थीं। उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। गौरी यहां कैसे आई? वह यह काम क्यों कर रही है? उनकी थाली में रखा खाना बेस्वाद लग रहा था। आदित्य सिन्हा का मन किया कि वह उठकर गौरी के पास जाएं, लेकिन वह मजबूर थे। आखिर वह जिला कलेक्टर थे और यह एक बड़े आदमी का विवाह समारोह था। तभी एक वेटर ने पूछा, साहब, कुछ और चाहिए? आदित्य सिन्हा को कुछ सुनाई नहीं दिया। उनके कानों में सिर्फ बर्तनों के खनकने की आवाज गूंज रही थी। तभी एक प्लेट गौरी के हाथ से छूटकर गिर गई। सबकी नजरें उस ओर घूम गईं। कुछ लोगों के चेहरे पर झुंझलाहट थी तो कुछ के चेहरे पर हंसी। महिलाओं के झुंड में से किसी ने कहा, अरे, कौन है यह? ध्यान नहीं रख सकती? गौरी घबराकर झुकी और प्लेट उठाने लगी। जब उसने अपना सर थोड़ा सा उठाया तो उसकी नजर आदित्य सिन्हा से मिली। उसने तुरंत नजरें झुका लीं, मानो उसे डर था कि वह पहचानी जाएगी। आदित्य सिन्हा की नजरें गौरी की कोहनी पर पड़े नीले निशान पर टिक गईं। उनके होंठ फटने लगे और मुट्ठियां कस गईं। सेठ धनराज ने कहा, छोड़िए साहब, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। आदित्य सिन्हा ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। उन्होंने चम्मच नीचे रखा, कुर्सी पीछे खिसकाई और उठ खड़े हुए। उनके कदम गौरी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अतीत के वे दिन याद आ रहे थे, जब उन्होंने पहली बार गौरी की हंसी सुनी थी, जब उन्होंने पहली बार उसके हाथों का स्पर्श महसूस किया था, जब उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में सपने देखे थे। लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ थकान, पीड़ा और डर था। आदित्य सिन्हा गौरी के पास पहुंचे और रुके। उनकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। तुम यहां क्या कर रही हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। गौरी का हाथ कांप गया। उसने धीरे से सर उठाया, लेकिन आदित्य सिन्हा की आंखों में नहीं देखा। फिर जल्दी से सर झुका लिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, आदित्य सिन्हा ने दोबारा कहा। गौरी के होंठ कांपे, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने फटे हुए आंचल से गीले हाथ पोंछे। सेठ धनराज ने कहा, अरे साहब, इन्हें तो छोड़िए। ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, पैसे भी मिलते हैं। आदित्य सिन्हा ने धीरे से सर घुमाया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि सेठ धनराज बेचैन हो गया। पैसे मिलते हैं? आदित्य सिन्हा ने शांत स्वर में पूछा। जी हां, मतलब जितना बनता है उतना देते हैं, पर इन लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती। सेठ धनराज ने हंसने की कोशिश की। आदित्य सिन्हा ने गौरी की ओर देखा।
उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा बेबसी थी। उसके गीले हाथ अब भी कांप रहे थे और कोहनी पर पड़ा नीला निशान और गहरा लग रहा था। किसने मारा? आदित्य सिन्हा की आवाज अचानक कठोर हो गई। गौरी चौंक गई, बाकी औरतें सहम गईं और सेठ धनराज की हंसी गायब हो गई। साहब, ये आप क्या पूछ रहे हैं? सेठ धनराज ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आदित्य सिन्हा ने एक गहरी सांस ली। किसने मारा? उन्होंने एक एक शब्द को चबाते हुए दोहराया। गौरी ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ अब भी सिले हुए थे। तभी आदित्य सिन्हा ने गौरी की कलाई पकड़ी और पूछा, किसने किया यह? गौरी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर, झिझक और एक अनकहा सच था, लेकिन होंठों पर चुप्पी थी। साहब, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? यह हमारा निजी मामला है। एक छोटी मोटी काम करने वाली को लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं, सेठ धनराज ने कहा। छोटी मोटी काम करने वाली? आदित्य सिन्हा की आवाज में ठंडक थी। सेठ धनराज हकलाने लगा। मेरा मतलब, यह सब घरेलू बातें हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो यहां से, आदित्य सिन्हा ने गौरी से कहा। गौरी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी उंगलियां अब भी भीगी हुई थीं, लेकिन उसने पहली बार कुछ कहना चाहा। अब और नहीं। आदित्य सिन्हा की आवाज धीमी लेकिन अटल थी। वे दोनों हॉल से बाहर निकले। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पीली रोशनी की परछाइयां बिछी थीं। तुम्हें कैसे पता कि यह मेरे घर की नहीं है? आदित्य सिन्हा ने सेठ धनराज से पूछा। सेठ धनराज ठिठक गया। गौरी ने पहली बार सिर उठाया और सेठ धनराज की आंखों में देखा। नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य सिन्हा ने गौरी से पूछा। गौरी, उसने धीरे से कहा। तुम्हें किसने मारा? आदित्य सिन्हा ने पूछा। गौरी चुप रही। आदित्य सिन्हा ने सेठ धनराज की ओर देखा। इसे किसने मारा? सेठ धनराज के माथे पर पसीना आ गया। साहब, यह तो काम करने वाली औरतें हैं, कभी कभी थोड़ा डांट डपट करनी पड़ती है। डांट डपट? आदित्य सिन्हा की आंखों में आग जल उठी। गौरी ने धीरे से हाथ उठाया और सेठ धनराज की ओर इशारा किया। आदित्य सिन्हा ने गौरी का हाथ पकड़ा और सेठ धनराज की ओर घूरते हुए आगे बढ़े। गौरी झूठ नहीं बोल रही है। आदित्य सिन्हा ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और सेठ धनराज को दिखाया। तुम जानते हो कि किसी महिला के साथ मारपीट करना अपराध है? सेठ धनराज का रंग उड़ गया। आदित्य सिन्हा ने पुलिस को फोन किया और शिकायत दर्ज कराई। गौरी, अब तुम यहां नहीं रहोगी, आदित्य सिन्हा ने कहा। तुम्हें अब अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। पुलिस सेठ धनराज को पकड़कर ले गई। गौरी ने आदित्य सिन्हा को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। गौरी ने बारिश में भीगे हुए हाथ से अपना फटा आंचल हटाया और आदित्य सिन्हा के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। आज पहली बार वह अपने पैरों पर खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही गौरी ने गहरी सांस ली। आपने मेरे लिए इतना सब किया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर आई थीं। आदित्य सिन्हा ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी पत्नी हो गौरी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। गौरी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो कई सालों से गायब था। मुझे डर लगता था, गौरी ने धीरे से कहा। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो सब कुछ और बुरा हो जाएगा। आदित्य सिन्हा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। घर पहुंचकर आदित्य सिन्हा ने गौरी को गर्म चाय बनाकर दी। तुम आराम करो गौरी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। गौरी ने चाय का घूंट लिया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नई जिंदगी जी रही हूं। रात के खाने के बाद आदित्य सिन्हा ने गौरी को अपनी बाहों में ले लिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं गौरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सब सह रही हो। गौरी ने उसकी छाती पर अपना सिर रखा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही डर गई थी। अगले दिन आदित्य सिन्हा ने गौरी को एक वकील के पास ले जाकर सेठ धनराज के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया। गौरी ने अपनी आप बीती सुनाई और वकील ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। कुछ दिनों बाद
सेठ धनराज को अदालत में पेश किया गया। गौरी ने अपनी गवाही दी और अदालत ने सेठ धनराज को दोषी पाया। उसे जेल की सजा सुनाई गई और गौरी को मुआवजा दिया गया। गौरी ने उस मुआवजे से एक छोटा सा बुटीक खोला। उसका बुटीक जल्द ही शहर में मशहूर हो गया। गौरी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम बनाया। आदित्य सिन्हा और गौरी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। उन्होंने एक दूसरे को और भी करीब से जाना और उनके रिश्ते में और मजबूती आई। एक शाम गौरी ने आदित्य सिन्हा से कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे सहारा दिया। आदित्य सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को हिम्मत दी गौरी, तुमने खुद को सहारा दिया। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। गौरी ने आदित्य सिन्हा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, उसने कहा। आदित्य सिन्हा ने गौरी को अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं गौरी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उनकी आंखों में प्यार, सम्मान और विश्वास था। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का वादा किया। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा थी जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। यह कहानी बताती है कि अगर आपके पास हिम्मत और हौसला है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और यह भी कि सच्चा प्यार और साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। अगर आपको यह कहानी दिल छू लेने वाली लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।